जय हिंद दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आईएसआई और जैश ए मोहम्मद मिलके पुलवामा की कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उस कॉन्स्पिरेसी को अनरावल किया और पाकिस्तान और टेररिज्म का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने रखा। दोस्तों 14 फरवरी 2019 दिन के करीबन 3:15 बजे हमारा सीआरपीएफ कॉन्वॉय जो था वो नेशनल हाईवे 44 में श्रीनगर की तरफ जा रहा था। पुलवामा के लेथपुरा में आदिल अहमद डार नाम का एक सुसाइड बॉम्बर व्हीकल बोन आईईडी में उनका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही ये कॉन्वॉय लेथपुरा में पहुंचा, आदिल अहमद डार ने अपनी व्हीकल बोन आईईडी ब्लास्ट कर दी। इस ब्लास्ट के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हमारे सीआरपीएफ के कई जवान शहीद हो चुके थे। कॉन्वॉय के बाकी जो जवान थे उन्होंने उतर के घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। इस बीच जो लोकल सीआरपीएफ यूनिट्स थी, उनकी काउंटर टेररिज्म टीम्स और इंडियन आर्मी का जो पोम्पोर बेस था, वहाँ से क्विक रिएक्शन टीम जो थी वो ब्लास्ट साइट पे पहुंची। करीबन 3:20 पर इस त्रासदी की सूचना हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर अजीत डोवाल को दी गई, जिन्होंने फ़ौरन प्रधानमंत्री मोदी जी से संपर्क साधने की कोशिश करी। इस समय प्रधानमंत्री कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में एक टाइगर अवेयरनेस प्रोग्राम में थे। जैसे ही मोदी जी को इसके बारे में पता चला, उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया और वापस दिल्ली रवाना हो गए। शाम को उन्होंने एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक ऑर्गेनाइज करवाई। इस बीच कश्मीर में ब्लास्ट के करीबन 15-20 मिनट बाद ही जैश ए मोहम्मद ने आदिल अहमद डार का सुसाइड वीडियो रिलीज़ कर दिया। इसमें वो इस्लाम को ग्लोरीफाई कर रहा था और इंडिया और हिंदूज़ को ऑप्रेसर्स बता रहा था और काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी कर रहा था। इसके कुछ समय बाद ही जैश का जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद हुसैन, उसने वैली में कई सारे मीडिया आउटलेट्स को कांटेक्ट किया और इस ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जैश की जो ऑफिशियल पब्लिकेशंस हैं अल कलाम और रंग नूर, वहाँ पे भी इस ब्लास्ट का जिक्र किया गया और आदिल अहमद डार को ग्लोरीफाई किया गया। शाम को जब मोदी जी दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक अटेंड की, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे। इसके अलावा अजीत डोभाल आदि लोग भी वहाँ मौजूद थे। इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि इंडिया एक 3 prong स्ट्रैटेजी के तहत इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। पहला, पाकिस्तान में एक डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन किया जाएगा। दूसरा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जैसे एफएटीएफ हो गया, ईयू हो गया, यूरोपियन काउंसिल हो गया, यूरोपियन कमीशन हो गया, यूएन हो गया, यहाँ पे एक डोसियर भेजा जाएगा जिसमें पाकिस्तान और टेररिज्म का जो लिंक है वो सबके सामने रखा जाएगा। इसके अलावा इंडिया के अंदर जितने भी टेरर सिंपथाइजर्स हैं, ओवर ग्राउंड वर्कर्स हैं, या जो भी टेरर मॉड्यूल्स एग्जिस्ट करता है, उनको भी डिसमेंटल किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते थे कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो हमारे एक्शंस में, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक ऑल पार्टी मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करी जाएगी जो कि 16 फरवरी को होगी। इससे पहले राजनाथ सिंह जी को कश्मीर भेजा जाएगा, जहाँ से वो एक फर्स्ट हैंड अकाउंट लेके आएंगे। उधर कश्मीर में ब्लास्ट के बाद इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जैसे एनआईए, सीएफएसएल, इनफैक्ट एनआईए के साथ साथ एनएसजी की भी बॉम्ब डिस्पोजेबल यूनिट्स और बॉम्ब डेटा सेंटर की यूनिट्स ब्लास्ट साइट पे पहुंची। क्योंकि मामला टेररिज्म और बॉम्ब ब्लास्ट का था, इसलिए एनआईए प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी जिसे इसे परस्यू करना था। एनआईए ने उस समय अपनी इन्वेस्टिगेशन 2 तरीके से प्लान की। पहला तो वो ये डिटरमाइन करेगी कि कैसे एक्सप्लोजिव्स यूज़ हुए हैं, और दूसरा ये फिगर आउट करेगी कि कौन सा व्हीकल इसमें डिप्लॉय किया गया। गाड़ी का पता चलने के बाद उसके ओनर को आइडेंटिफाई किया जा सकता था और उससे आगे इंटरोगेट करके इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया जा सकता था। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इस ब्लास्ट में मारुति की कोई गाड़ी यूज़ हुई है, इसलिए एनआईए ने फ़ौरन मारुति के एक्सपर्ट्स को समन किया। मारुति के एक्सपर्ट्स ने जब ब्लास्ट साइट को देखा तो उन्होंने कुछ बड़े पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशंस दिए। पहला ये कि गाड़ी की इंजन नंबर और चैसिस नंबर को मिटाया जा चुका था। ये शायद डिलिबरेटली किया गया था गाड़ी की आइडेंटिटी मिटाने के लिए और ओनर की भी।
और दूसरा ऑब्जर्वेशन मारुति के एक्सपर्ट्स ने ब्लास्ट साइट में मिले क्रैंकशाफ्ट के आधार पर दिया था। उनके हिसाब से ये क्रैंकशाफ्ट जिस गाड़ी में लगा था वो जनवरी 2011 मॉडल मारुति इको थी। एनआईए ने इस लीड को परस्यू किया और पाया कि गाड़ी जो थी वो कम से कम 6-7 बार बेची जा चुकी थी और उसका जो आखिरी ओनर था वो बेजबहारा में रहने वाला सजाद भट्ट था। ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था। उधर एनआईए के एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स ने ये डिटरमाइन किया कि इस ब्लास्ट में आरडीएक्स के अलावा नाइट्रोग्लिसरीन, कैल्शियम और एमोनियम नाइट्रेट और एमोनियम पाउडर का यूज़ किया गया। आरडीएक्स तो प्राइमरली अक्रॉस द बॉर्डर से ही आया होगा, बट बाकी सारे जो एक्सप्लोजिव्स थे वो लोकली प्रोक्योर किए गए, ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन था। इसलिए एनआईए ने ये डिसाइड किया कि जहाँ जहाँ से पॉसिबली ये सारी चीज़ें प्रोक्योर करी जा सकती हैं उन इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट्स को अब टैप किया जाएगा। एनआईए ने अब जांच का दायरा बढ़ाने की सोची और इसीलिए उन्होंने एनटीआरओ को रोप इन कर लिया। एनटीआरओ टेक्निकल सर्विलेंस में इंडिया की सबसे प्रीमियर एजेंसी है। एनआईए के उस समय के जम्मू एंड कश्मीर के चीफ राकेश बलवाल ने एनटीआरओ को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस में, मतलब जैसे कोई फ़ोन टैपिंग वगैरह है, कोई फ़ोन पे कॉन्वर्सेशंस हो रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस हो रहे हैं, इन पे नज़र रखें और कोई भी अनयूजुअल चीज़ अगर उनके नोटिस में आए तो उसे तुरंत हाईलाइट करें। ब्लास्ट साइट को जब वो इंस्पेक्ट कर रहे थे तो उससे करीबन 300 मीटर दूर उन्हें एक गाड़ी की चाबी मिली जिसमें 1026 इनग्रेव था। ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि ये उसी गाड़ी की चाबी थी जो ब्लास्ट में यूज़ हुई थी। इस गाड़ी की चाबी के मुश्किल से ही कुछ मीटर दूरी एक बोन फ्रैगमेंट मिला जिसमें एक टिश्यू सैंपल था। ट्रेडिशनली कश्मीरीज जो हैं वो सुइसाइड बॉम्बिंग्स और फिदाइन अटैक्स में इन्वॉल्व नहीं होते। इनफैक्ट पुलवामा अटैक से पहले सिर्फ 2 ही ऐसे इंसिडेंट्स थे जहां कश्मीरी सुइसाइड बॉम्बिंग में इन्वॉल्व हुए। एक तो अप्रैल 2000 में था जब अफाक अहमद शाह ने बदामी बाग कंटोनमेंट में अटैक किया था, और दूसरा 2005 में यास्मीना नाम की एक टेररिस्ट थी जिसने सुइसाइड बॉम्बिंग करी थी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट था कि हमारे पास एक कॉन्क्रीट एविडेंस हो कि आदिल अहमद दार ही वो सुइसाइड बॉम्बर था। और इसीलिए ब्लास्ट साइट से जो बोन फ्रैगमेंट मिला था उसमें जो टिश्यू था उसे डीएनए सैंपलिंग के लिए भेज दिया। इंटरनेशनली पुलवामा का अटैक को ऑलमोस्ट सारी ही कंट्रीज़ कंडेम कर रही थी, अमेरिका, चाइना, यूके, फ्रांस, जर्मनी। पर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म और कंडेमनेशन आया ईरान की तरफ से। असल में 13 फरवरी पुलवामा अटैक से एक दिन पहले, उस दिन ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में एक और पाकिस्तानी प्रॉक्सी जैश अल-अदल ने, जैश अल-अदल जुंदाल्लाह का सक्सेसर ग्रुप है। जुंदाल्लाह एक पाकिस्तानी प्रॉक्सी ग्रुप था जो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में टेररिज्म एक्टिविटीज़ करता था। तो इस ग्रुप ने जो है 13 फरवरी 2019 को एक सुइसाइड बॉम्बिंग करी जिसमें करीबन 30 ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स शहीद हो गए। तो ईरान भी ये चाहता था कि पाकिस्तान पर कुछ प्यूनिटिव एक्शंस लिए जाएं। पुलवामा के 2 दिन बाद ही अफगानिस्तान के कंधार प्रोविंस में भी जैश ए मोहम्मद ने ही तालिबान के साथ मिलकर एक अफगान नेशनल आर्मी के बेस पे अटैक किया जिसमें करीबन 35 अफगान नेशनल आर्मी के सोल्जर्स शहीद हो गए। इसलिए अब ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान के तीनों इमीडिएट नेबर पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेटेड देखना चाहते थे। इनफैक्ट ईरान और इंडिया ने तो पाकिस्तान को अल्टीमेटम भी दे दिया था कि अगर पाकिस्तान कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेता है तो फिर वो यूनिलैटरल एक्शन लेने पे बाध्य हो जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान के ऊपर एक प्यूनिटिव एक्शन की पूरी तैयारी कर रहे थे। कुछ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स में उन्होंने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का तमगा छीन लिया। इसके अलावा कश्मीर में जमात इस्लामी और JKLF यासीन मलिक वाली उसको बैन कर दिया गया। इंटरनेशनली भी डॉसियर्स भेजे गए सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान की टेरर एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करने के लिए। पॉसिबल मिलिट्री एक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे तीनों सर्विस चीफ से बात की। इसके अलावा IB और रॉ के जो हेड थे उनसे भी इनपुट्स लिए गए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या एक्शंस हैं जो हम ले सकते हैं। इन्हीं डिस्कशंस में, इन्हीं मीटिंग्स में ये डिसाइड हुआ कि इंडिया जो है वो एयर स्ट्राइक्स करेगा। कई सारे टारगेट्स जो थे वो सेलेक्ट किए गए।
बट बालाकोट स्ट्राइक्स एक ऐसी चीज़ है जो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो बहुत ज़्यादा उस पर डेल्व नहीं करते हैं। कश्मीर के अंदर 18 फरवरी को सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पिंगलान पुलवामा में 55 राष्ट्रीय राइफल्स और एसओजी जेएनके पुलिस ने अब्दुल रशीद गाजी, जो वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स था पुलवामा अटैक का, उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। हालांकि इस अटैक में हमारे 5 जवान भी शहीद हुए, जिनमें से एक मेजर विभूति ढोंडियाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। एनटीआरओ की राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस से कुछ बहुत ही चौंका देने वाली चीज़ें सामने आई। एनटीआरओ को पता चला कि जैश ए मोहम्मद और भी सुइसाइड बॉम्बिंग्स कंडक्ट कराने की फिराक में है। इनफैक्ट वो एक्टिवली सुइसाइड बॉम्बर्स रिक्रूट कर रहा है। एनटीआरओ ने ऐसे कुछ सुइसाइड बॉम्बर्स के फ़ोन को जब टैप किया तो उनमें से एक बिलाल मीर, जो एक नॉन ओवरग्राउंड वर्कर है, वो मुदस्सिर खान नाम के एक दूसरे ओवरग्राउंड वर्कर से संपर्क साध रहा था और वॉलंटियर करना चाह रहा था सुइसाइड बॉम्बिंग में। जब ये बात सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चली तो वो और चौकन्ना हुए, क्योंकि मुदस्सिर खान जो है वो पहले से ही वांटेड था। उस पर फरवरी 2018 में सुंजवान कैंप में जो अटैक हुआ था, और उससे पहले दिसंबर 2017 में लेथपुरा में सीआरपीएफ के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पे जो अटैक हुआ था, उसकी रेकी करने का मुकदमा चल रहा था। इसके अलावा वो टेरर मास्टरमाइंड नूर मोहम्मद तांत्रे का भी एक एक्म्प्लिस था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसा लग रहा था कि ये पुलवामा अटैक में एक इम्पॉर्टेंट लिंक हो सकती है। उधर जब एक्सप्लोजिव्स के प्रोक्योरमेंट की इन्वेस्टिगेशन करी गई तो ये पता चला कि मुदस्सिर खान ने जेलेटिन स्टिक्स का भी अरेंजमेंट किया था। तो अब ये बात साफ थी कि मुदस्सिर खान किसी न किसी फॉर्म और शेप में पुलवामा अटैक में शामिल था। अभी तक एनआईए के पास सिर्फ 2 लीड्स थी, पहला सज्जाद भट्ट और दूसरा मुदस्सिर खान। इधर एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में पुलवामा कॉन्स्पिरेसी की धीरे धीरे सारी परतें खुल रही थी। उधर एक बड़े डेवलपमेंट में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में जैश ए मोहम्मद का जो बालाकोट कैंप था उस पर एयर स्ट्राइक्स करी। उन एयर स्ट्राइक्स के अगले दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, जिसके जवाब में इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान का एक F-16 जेट एलिजेडली मार गिराया। इस डॉग फाइट में उनका खुद का जेट, जो कि एक MiG-21 बाइसन था, वो भी धराशायी हो गया और वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। पाकिस्तान को भी डर सता रहा था कि इंडिया एक और रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर सकता है। इंटरनेशनल प्रेशर तो था ही, और इन सब के चलते 60 घंटों के अंदर ही पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिलीज़ कर दिया। पाकिस्तान इस पे ही नहीं रुका। इंटरनेशनल ओपिनियन देखते हुए उसने जैश ए मोहम्मद पे भी एक्शन लिया। जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशन चीफ राउफ अजगर, जो कि मौलाना मसूद अजहर का भाई है, उसे अरेस्ट कर लिया गया। इसके साथ ही साथ मौलाना मसूद अजहर का बेटा हमार अजहर, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था। कश्मीर के अंदर एनआईए अभी भी सज्जाद भट्ट और मुदस्सिर खान को ढूंढ रही थी, पर इससे पहले कि वो इनमें से किसी को लोकेट कर पाती, 10 मार्च 2019 को एक एनकाउंटर में मुदस्सिर खान को पुलवामा में न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इस एनकाउंटर के कुछ ही दिन बाद सज्जाद भट्ट ने फॉर्मली अफजल गुरु के नाम से जैश ए मोहम्मद ज्वाइन कर ली। इंडिया ने यूएन में मौलाना मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए रेजोल्यूशन मूव किया अंडर UNSC 1267, पर उसे चाइना ने ब्लॉक कर दिया। चाइना के ऐसे मूव्स उनके टेररिज्म के प्रति डबल स्टैंडर्ड्स को दर्शाते हैं। एक तरफ जहां वो ETIM, जो कि यूगर मुसलमानों को एक टेररिस्ट आउटफिट है, उसको टेररिस्ट आउटफिट मानता है, वहीं दूसरी तरफ जैश ए मोहम्मद, जो कि उससे कई गुना ज़्यादा डेडली है, उसको टेररिस्ट आउटफिट नहीं मानता। और जब भी इंडिया मौलाना मसूद अजहर के अगेंस्ट यूएन में कोई रेजोल्यूशन लाता है तो या तो चाइना उसे वीटो कर देता है या उस पर टेक्निकल होल्ड लगा देता है। मुदस्सिर खान के एनकाउंटर के बाद एनआईए के ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हो गए थे। अब उसे हर हालत में सज्जाद भट्ट को पकड़ना था, पर इससे पहले कि वो सज्जाद भट्ट को पकड़ पाती, सज्जाद भट्ट को भी आर्मी ने 17 और 18 जून 2019 को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब एनआईए के पास कोई ऐसी कॉन्क्रीट लीड नहीं थी जिसको वो आगे परस्यू कर सके। और इस बीच एक लैंडमार्क डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट कर दिया। प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेते हुए सरकार ने कई ओवरग्राउंड वर्कर्स और नॉन डेलिंक्वेंट्स और स्टोन पेल्टर्स को
अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा कई सेपरेटिस्ट और पॉलिटिकल आउटफिट्स के लीडर्स थे, उनको भी प्रीएम्प्टिव कस्टडी में या हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। इन सारे डेवलपमेंट्स ने एनआईए की इन्वेस्टिगेशन को एक स्टैंड स्टिल पर ला दिया। कोई नई लीड्स मिल नहीं रही थी और पुरानी लीड्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। अब एनआईए को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत थी इस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए। एक ऐसे ही डिसीजन में एनआईए ने अब जैश ए मोहम्मद के टेररिस्टों से रिलेटेड जितने भी रिसेंट इनकाउंटर्स थे उनको फिर से इन्वेस्टिगेट करने की सोची। इनमें से एक इनकाउंटर 29 मार्च 2019 को सुत्सु कल्याण नौगांव में हुआ था। इस इनकाउंटर में जैश के 2 टेररिस्ट मारे गए थे, जिसमें से एक कामरान था जो जैश का पुलवामा का कमांडर था। इनकाउंटर साइट से 2 वेपन्स भी रिकवर हुए थे। इसके अलावा 2 फोन्स भी रिकवर हुए थे, जिसमें से एक आईफोन था और दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S9 था। चूँकि इनकाउंटर बहुत इंटेंस था, इसलिए दोनों ही फ़ोन्स जो थे वो बुरी तरीके से डैमेज थे। एनआईए ने इन फ़ोन्स को अपने कब्जे में लिया और चूँकि इनमें से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए एनआईए ने इन्हें सर्ट, जो कि इंडिया की सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड एक स्पेसिफाइड एजेंसी है, उसे भेज दिया। मैंडेट ये था कि इनसे जितना भी डेटा एक्सट्रैक्ट हो सकता है वो किया जाए। एक स्ट्रोक ऑफ गुड लक में 31 जनवरी 2020 को नगरोटा टोल प्लाजा में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें जैश के 3 टेररिस्ट मारे गए और 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स अरेस्ट हुए। जब इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को इंटरोगेट किया गया तो ये पता चला कि इनमें से एक ओवरग्राउंड वर्कर है समीर डार, जो कि पुलवामा के सुइसाइड बॉम्बर आदिल अहमद डार का कज़िन है। समीर डार का खुद का भी एक भाई टेररिस्ट था, जो कि 2016 में एक एनकाउंटर में मारा गया था। इसका एक और कज़िन इस समय PSA में टेररिज्म चार्जेस में अंदर था। समीर अहमद डार को जब इंटरोगेट किया गया तो कुछ बहुत ही सेंसेशनल डिटेल्स पता चली। पहला ये था कि सुइसाइड वीडियो जो था आदिल अहमद डार का, वो शूट तो उसी ने किया था, लेकिन उसमें जो आवाज़ थी वो हंजिला जिहादी नाम के एक दूसरे टेररिस्ट की थी। हंजिला जिहादी और आदिल अहमद डार ने टेररिज्म को एक साथ ही मार्च 2018 में ज्वाइन किया था। समीर डार ने आगे बताया कि ये दोनों टेररिस्ट जो थे वो शाकिर बशीर नाम के एक ओवरग्राउंड वर्कर के संपर्क में थे। एनआईए के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड थी और उन्होंने जब इसे आगे परस्यू किया तो पता चला कि शाकिर बशीर को तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने पहले ही आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया था। एनआईए ने एक रिक्वेजिशन डाली शाकिर बशीर को अपनी कस्टडी में लेने के लिए, जो कि अदालत से अप्रूव हो गई। इसी बीच सर्ट ने भी सैमसंग गैलेक्सी S9 जो फ़ोन मिला था उसके डेटा को रिकवर कर लिया और सारी डिटेल्स एनआईए को भेज दी। फ़ोन से करीबन 100 GB का डेटा रिकवर हुआ और एनआईए को पता चला कि ये तो बिल्कुल एक गोल्ड माइन है। इसमें पुलवामा से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी के सारी डिटेल्स थी। कई फोटोग्राफ्स थे जिसमें टेररिस्ट जो हैं वो बॉम्ब बनाते हुए दिख रहे थे, जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग में जो कार यूज़ हुई थी उसका फ़ोटोग्राफ था, जिसमें उस घर के फ़ोटोग्राफ्स थे जहां ये बनाया गया था। इसके अलावा मौलाना मसूद अज़हर फैमिली के बहुत ही पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स भी थे। अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस ये कयास लगा रही थी कि ये सारे फ़ोटोग्राफ्स जो थे ये कामरान के थे और वो कामरान को ही मौलाना मसूद अज़हर फैमिली का एक मेंबर मान रही थी। उस फ़ोन में कई चैट्स भी थी, उनमें से कुछ रोमांटिक चैट्स भी थी जो उस फ़ोन के ओनर ने हकरीपुरा की रहने वाली इंशा जान नाम की एक लड़की के साथ किया गया। एनआईए ने फ़ौरन हकरीपुरा पुलवामा जाके इंशा जान को अरेस्ट किया। इसके अलावा शाकिर बशीर की भी अब फिज़िकल कस्टडी उनके पास आ गई थी। जब वो हकरीपुरा में इंशा जान को अरेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि इंशा जान के घर में वैसा ही एक आइडेंटिकल रेड कलर का कबर्ड है जैसा कि आदिल अहमद डार के सुसाइड वीडियो में था। अभी तक उनको इस डिस्कवरी का सिग्निफिकेंस नहीं पता था, बट जब इंशा जान और शाकिर बशीर को एक साथ इंटरोगेट किया गया तो पुलवामा कॉन्स्पिरेसी पूरी तरीके से खुल के सामने आ गई। फ़ोन के डेटा से एनआईए को एक और बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ पता चली। जब एनआईए के जेएन के चीफ राकेश पलवाल उस डेटा को इंस्पेक्ट कर रहे थे तो उन्हें उसमें एक पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी मिली। उस पासपोर्ट में उमर फारूक नाम के किसी आदमी का जिक्र था।
पासपोर्ट से उन्हें ये पता चला कि इदरीस भाई जो दूसरा टेररिस्ट मारा गया था वो और कोई नहीं उमर फारूक था, जो एक पाकिस्तानी नेशनल था। उसके पिताजी का नाम इब्राहिम अलवी था। और जब राकेश बलवाल ने इसे डेटाबेस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि इब्राहिम अलवी के नाम पे सीबीआई ने 1999 में एक इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया था। और ये इब्राहिम अलवी और कोई नहीं, मौलाना मसूद अजहर का बड़ा भाई था और कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। तो अब ये इस्टेब्लिश हुआ कि कामरान नहीं, इदरीस भाई उर्फ उमर फारूक जो है वो मौलाना मसूद अजहर का भतीजा है। इन इंटेरोगेशन से और फ़ोन से जो डेटा रिकवर हुआ उससे पुलवामा की कॉन्स्पिरेसी की सारी डिटेल्स सामने आ गई। पुलवामा कॉन्स्पिरेसी में जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे उनका भी इंफॉर्मेशन अब एनआईए के पास थी। कॉन्स्पिरेसी कुछ इस तरीके से थी। 13 अप्रैल 2018 को उमर फारूक अपने 4 साथियों के साथ शकरगढ़ तहसील है जो पाकिस्तान पंजाब में, वहाँ से इंडिया की हीरानगर सेक्टर में जो जम्मू में है, सांबा और कठुआ के बीच, वहाँ आया। पहले जो टेररिस्ट थे उनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि जब वो इंडिया आते थे तो वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली कहीं ना कहीं अटैक कर देते थे। जैसे कि गुरदासपुर में हुआ, टेररिस्ट इंडिया आए, उन्होंने एक व्हीकल को और उसके पैसेंजर्स को किडनैप किया और उसके बाद उस व्हीकल का यूज़ करके गुरदासपुर का अटैक किया। ऐसे ही पठानकोट में भी हुआ। बट 2017 के बाद इन टेररिस्ट ने अपनी मोडस ऑपरेंडी चेंज कर ली। अब इन्होंने अपना एक ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल सेटअप कर लिया है। जम्मू एंड कश्मीर से जो ट्रांसपोर्टर्स बाहर आते हैं वो जनरली क्या, उनमें से कुछ क्या करते हैं कि अपना जो ट्रक है या अपना जो कैरियर है उसमें एक छोटी सी कैविटी बना देते हैं और ये टेररिस्ट फिर जो है उसी में छुप के कश्मीर के अंदर आते हैं। एक ऐसे ही ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल का हेड जो था उसका नाम था अशक अहमद नंगरू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अशक अहमद नंगरू के जो लिंक्स हैं वो रंजीत सिंह नीता के साथ भी थे। रंजीत सिंह नीता खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का हेड है और पंजाब में जितने भी ड्रोन्स के थ्रू काउंटरफीट करेंसी, ड्रग्स और वेपन सप्लाई होते हैं ये वही ओवरसी करता है। इसके अलावा जम्मू रीजन में इसका काफ़ी दबदबा है। तो रंजीत सिंह नीता की हेल्प से और आईएसआई के इंस्ट्रक्शंस पे अशक अहमद नंगरू जो है वो ये ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल चलाता है। जनरली जब कोई ट्रक या करियर इन टेररिस्ट को फेरी करता है इंटरनेशनल बॉर्डर से कश्मीर की तरफ तो उसके आगे एक स्पॉटर चलता है। उमर फारूक क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर था, इंपॉर्टेंट मेंबर था मौलाना मसूद अजहर फैमिली का, इसलिए जब ये आया तो एक स्पॉटर इकबाल राथर ट्रक के आगे आगे चल रहा था एक फिएट पुंटो में। वो डायरेक्टली अशक अहमद नंगरू के कांटेक्ट में था और उसका मैंडेट ये था कि अगर कोई भी आर्मी का चेक पोस्ट हो या पुलिस पिकेट हो तो फ़ौरन वो अशक अहमद नंगरू को अपडेट दे दे। ये टेररिस्ट जब कश्मीर पहुंचे तो कुछ दिन ये अशक अहमद नंगरू के ही घर में राजपुरा में रुके। वहाँ इनकी मुलाकात जो हुई वो पुलवामा के टेरर कमांडर कामरान से हुई। उमर फारूक चाहता था कि वो अपना एक खुद का नेटवर्क इस्टेब्लिश करे और जिसके लिए उसने कामरान की मदद ली। कामरान के अप्रूवल से वो हंजीला जिहादी नाम के एक टेररिस्ट से मिला। कुछ समय बाद उमर फारूक का कज़न सैफुल्लाह लंबू भी पाकिस्तान से कश्मीर आ गया और इनको ज्वाइन किया अवंतीपुरा त्राल का टेरर कमांडर कारी असीर ने। अब कारी असीर, कामरान, सैफुल्लाह लंबू और उमर फारूक इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने की योजना बना रहे थे। बट अभी क्या था कि आईएसआई ने उनके हाथ बांध रखे थे क्योंकि एफएटीएफ की तलवार आईएसआई और पाकिस्तान पर लटक रही थी। उधर वैली में उमर फारूक का छोटा भाई उस्मान हैदर भी था जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे स्नाइपर अटैक्स कर रहा था। बट अभी उसने कोई ऐसा मेजर अटैक नहीं किया था। कोई भी टेररिस्ट जब कश्मीर में होता है तो वो बहुत समय तक एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रुकता है। उसको डर होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस करा उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी, इसीलिए वो अपने कई हाइड आउट्स बनाता है। उमर फारूक भी यही चाहता था कि उसके मल्टीपल हाइड आउट्स हो, इसीलिए एक ओवरग्राउंड वर्कर मौलवी निसार के थ्रू वो बशीर अहमद कुलचे नाम के एक ओवरग्राउंड वर्कर से मिला। बशीर अहमद कुलचे के थ्रू ही वो शाकिर बशीर से मिला जो कि एक बहुत ही विलिंग एकम्प्लिस था। उसने ना सिर्फ अपना घर दिया उमर फारूक को रहने के लिए बल्कि और सारी चीज़ें भी अपने एक्सपेंसेस से अरेंज करी उमर फारूक के लिए।
इंटेरोगेशन में शाकिर बशीर ने इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया और कन्फेस किया कि वो बहुत हद तक इस कॉन्स्पिरेसी का एक इंटीग्रल पार्ट था। इंशा जान और उसके फादर तारिक पीर शाह से उमर फारूक एक ऑलराउंड वर्कर मोहम्मद राथर के थ्रू मिला। इंशा जान का जो घर था वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड था और इसीलिए उमर फारूक उसे अपना बेस बनाना चाहता था। इन्हीं मुलाकातों के दौरान वो रोमांटिकली इंशा जान के साथ इन्वॉल्व भी हो गया। अक्टूबर 2018 में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उमर फारूक के छोटे भाई उस्मान हैदर को न्यूट्रलाइज कर दिया। जैश के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। 2017 में ही मौलाना मसूद अजहर का एक दूसरा नेफ्यू ताला रशीद भी न्यूट्रलाइज हुआ था। अब जैश जो है वो रिवेंज चाहता था, बट आईएसआई अभी उसे रोक रहा था। जैश के लिए एक फेवरेबल डेवलपमेंट में अब अमेरिका अफगानिस्तान से एक ग्रेसफुल एग्जिट ढूंढ रहा था। उसने आईएसआई से संपर्क किया और ये मैंडेट दिया कि वो किसी तरीके से तालिबान से रिकन्सिलिएशन करवाए। आईएसआई तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। जैसे ही उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो अमेरिका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसने फ़ौरन सारे टेरर कमांडर्स और टेरर ऑपरेटिव्स को गो हेड दे दिया इंडियन फोर्सेस को अटैक करने का। जैश तो रिवेंज चाहता ही था और इसी के एक्सटेंशन में मौलाना मसूद अजहर ने पर्सनली अपने एक बहुत ही ट्रेंड कमांडर, टेरर एक्सपर्ट और एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट अब्दुल रशीद गाजी को दिसंबर 2018 में कश्मीर में भेजा। उधर कश्मीर के अंदर उमर फारूक और सैफुल्ला लंबो अपनी तैयारी कर रहे थे। सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स से बम बनाने का मटेरियल इकट्ठा किया जा रहा था। जिलेटिन स्टिक्स मुदस्सिर खान लाया था। गाड़ी का इंतज़ाम सज्जाद भट्ट नाम का एक ओवरग्राउंड वर्कर कर रहा था। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट शाकिर बशीर खुद लाया था। वो बैटरीज भी लाया था, डेटोनेटर्स भी लाया था और अमोनियम पाउडर और वायर्स के लिए उन्होंने एक वैजुल इस्लाम नाम का स्टूडेंट था, उसका अमेज़ॉन अकाउंट यूज़ किया गया था। बॉम्ब को असेंबल करने के लिए शाकिर बशीर ने अपना घर दे दिया। उसी के घर पे बॉम्ब बनाया गया। फ़ोन से जो डेटा रिकवर हुआ उसमें कई सारे फ़ोटोज़ थे जिसमें उमर फारूक, आदिल अहमद दार, हंजिला जिहादी और शाकिर बशीर बॉम्ब बनाते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा शाकिर बशीर के घर के बाहर वो मारुति इको गाड़ी जो है वो भी खड़ी हुई दिख रही है। तो ये तो वेल स्टैब्लिश था कि शाकिर बशीर जी के ही घर पे ये सब हुआ था। शाकिर बशीर ने खुद भी इस चीज़ को कोलैबोरेट किया अपने इन्वेस्टिगेशन में। 14 फरवरी 2019 इस दिन जैसे ही शाकिर बशीर को कॉन्वॉय मूवमेंट की डिटेल्स पता चली, उसने फ़ौरन उमर फारूक को कांटेक्ट किया और वो पर्सनली आदिल अहमद दार को एस्कॉर्ट करके नेशनल हाईवे से थोड़ी ही दूर उतर गया। आखिर के कुछ डिस्टेंस आदिल अहमद दार को खुद ही ड्राइव करने थे और उसने आखिरकार हमारे सीआरपीएफ कॉन्वॉय में अपना व्हीकल बोन आईडी जो है वो रैम कर दिया और ये भयानक हादसा हो गया। इस हादसे के कुछ समय बाद उमर फारूक ने शाकिर बशीर को इंस्ट्रक्ट किया कि वो ब्लास्ट साइट पे जाए और उसकी कुछ फोटोग्राफ्स खींचे। ब्लास्ट के बाद कुछ समय तक ये टेररिस्ट जो थे वो शाकिर बशीर के ही घर में रुके। उसके बाद उमर फारूक जो है वो इंशा जान से मिलने आखरीपुरा चला गया। उमर फारूक लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था और 26 और 27 मार्च को वो नौगांव में सुत्सुकालान में एक ओवरग्राउंड वर्कर फयाज अहमद गनी के घर रुका। यहीं 29 मार्च 2019 को एक एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। उस समय उसके साथ कामरान था, हंजिला जिहादी था। इस एनकाउंटर साइट से हंजिला जिहादी की इस तरीके से भागने में सफल रहा, बट कामरान और उमर फारूक को सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया। पुलवामा के अटैक के बाद जैश-ए-मोहम्मद ने कश्मीर में अपने आप को सबसे बड़े टेरर आउटफिट के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया। उसकी इस सफलता को देखते हुए बाकी टेरर आउटफिट्स जैसे हिजबुल मुजाहिदीन उन्होंने भी ऐसा ही एक सुसाइड बॉम्बिंग रेप्लिकेट करने की कोशिश करी। उन्होंने एक्सप्लोजिव्स का अरेंजमेंट किया, सुसाइड बॉम्बर अरेंज किया, पर क्या था कि हिजबुल मुजाहिदीन के पास जैश-ए-मोहम्मद जैसा एक्सपर्टाइज नहीं था। इसलिए जब उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग अटैम्प्ट करी 30 मार्च 2019 को, तो वो ब्लास्ट नहीं हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो सुसाइड बॉम्बर था ओवैस उसे अरेस्ट कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस अब काफ़ी अलर्ट हो गई थी और ये डिसाइड हुआ कि
हफ्ते में 2 दिन स्पेसिफिकली कॉन्वॉय मूवमेंट के लिए ईयरमार्क करे जाएंगे। उस दिन कोई सिविलियन ट्रैफिक नहीं मूव करेगा जब कॉन्वॉयज मूव करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था और इसके वाइड रेंजिंग परिणाम भी हुए। 2019 में बाकी ऐसा कोई बड़ा टेरर अटैक नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत विजिलेंट थी और फिर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद तो डायनामिक्स ही चेंज हो गया था। लार्ज स्केल पे ओवरग्राउंड वर्कर्स अरेस्ट हो रहे थे, तो जो फैसिलिटेटर्स का काम करते थे वही नहीं थे। इस वजह से टेररिस्ट बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें प्रोक्योर नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए कोई इफेक्टिव अटैक माउंट भी नहीं कर पा रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनवरी 2020 में कारी यासीर, जो कि अवंतीपुरा त्राल का जैश ए मोहम्मद का कमांडर था, उसे भी न्यूट्रलाइज कर दिया। इस डेवलपमेंट के बाद जैश ने एक और व्हीकल बोर्ड आईडी ब्लास्ट करने का प्लान किया, पर इससे पहले कि वो इसे एग्जीक्यूट कर पाते हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजपुरा में ही उस व्हीकल को इंटरसेप्ट कर दिया और जैश ए मोहम्मद का जो उस समय कमांडर था इदरीस फौजी, उसे भी न्यूट्रलाइज कर दिया। 2020 ख़त्म होते होते ऑलमोस्ट सारे ही ओवरग्राउंड वर्कर्स और कॉन्स्पिरेटर्स पुलवामा के या तो अरेस्ट हो चुके थे या न्यूट्रलाइज हो चुके थे। सिर्फ 2 ही की कॉन्स्पिरेटर्स हंजिला जिहादी और सैफुल्ला लंबू उस समय कश्मीर में थे। 31 जुलाई 2021 को एक एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैफुल्ला लंबू को न्यूट्रलाइज कर लिया। ऐसे इनिशियली इंडिकेशंस थे कि हंजिला जिहादी उसके साथ था और वो भी मारा जा चुका है, पर बाद में ये इस्टेब्लिश हुआ कि हंजिला जिहादी अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की गिरफ्त से बाहर है। उधर टेरर मॉड्यूल का जो हेड था अशाक अहमद नंगरू, वो पाकिस्तान भाग गया अपने पूरी फैमिली के साथ। अभी एक NIA कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस मौलाना मसूद अजहर एंड 17 अदर्स का केस जम्मू में चल रहा है। मौलाना मसूद अजहर और उसके सारे भाई पाकिस्तान के अंदर स्टेट पेट्रनेज में इंडिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अक्सर ये कहती हैं कि कश्मीर में तो हम जैश ए मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बट अगर जैश ए मोहम्मद के टेरर को सही में ख़त्म करना है तो हमें इस सांप के सर को कुचलना होगा जो कि भावलपुर पाकिस्तान में है। मैं आशा करता हूँ एक दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा डिसीजन लेगी और डायरेक्टली मौलाना मसूद अजहर और उसकी फैमिली को टारगेट किया जाएगा। दोस्तों, आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं। 14 फरवरी को उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, पर पुलवामा अटैक के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉल्ट लाइन जो है वो देश के सामने आई और वो था सरकार और अपोजिशन के बीच में समन्वय की कमी होना। पुलवामा अटैक के बाद कई अपोजिशन लीडर के बहुत ही अजीब से बयान आए। आप प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी में, उनका बयान सुन लीजिए। KCR जो कि TRS का चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना का, उसका बयान सुन लीजिए। HD कुमारस्वामी का बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी के कुछ करीबियों के बयान सुन लीजिए। केजरीवाल का बयान सुन लीजिए। NCP का लीडर शंकर सिंह बाघेला, वो तो ये कहता था कि ये जो RDX की मैन्युफैक्चरिंग हुई है गुजरात में हुई है। जो टेररिस्ट इतने मेटिकुलस थे कि उन्होंने इंजन का चेसिस नंबर और इंजन नंबर मिटा दिया, गाड़ी का माफ़ कीजिएगा, वो RDX की मार्किंग छोड़ देंगे और ब्लास्ट के बाद वो मार्किंग रिकवर भी हो जाएगी। मतलब कैसा फ्लॉड लॉजिक है। मैं बस यही चाहूँगा कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो गवर्नमेंट और अपोजिशन को सेम पेज में होना चाहिए। मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि जब नेशनल इंटरेस्ट होता है तो यह है कि चेस्ट थम्पिंग ना करें और अपोजिशन और अपने बीच एक कंसेंसस बना के डिसीजन मेकिंग किया जाए और नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े किसी भी चीज़ का और आर्मी के किसी ऑपरेशंस को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। आई जस्ट होप एक दिन टेररिज्म के अगेंस्ट हम सब एक साथ मिलके खड़े होंगे, एक पेज पे होंगे। हमारे यूनाइटेड एफर्ट से ही हम टेररिज्म से अपने देश को बचा पाएंगे।